हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनोज सोनकर और आज जो मैं टॉपिक लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट थिंकर हैं। आपने कई बार नाम सुना होगा इनका शॉर्ट फॉर्म, और शॉर्ट फॉर्म में आप इनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जिनका नाम है एससी दुबे। और इनका फुल फॉर्म नाम जो है वो है श्यामा चरण दुबे। श्यामा चरण दुबे पर हमेशा सवाल आते हैं और हर जगह लिखा होता है एससी दुबे। एससी दुबे को हम श्याम, उनका पूरा नाम श्यामा चरण दुबे है, ये भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। जो इनके बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में जो पूछेगा इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिस पर इन्होंने वर्क किया है। इनकी बुक्स भी जो हैं वो आपको बताएंगे कि कहां कहां पर इन्होंने कार्य किए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक्स के नाम आपको याद रखने चाहिए। कई बार हजारों एग्जाम्स में हजारों बार इनसे सवाल आते रहे हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो बुक है, वो है फील्ड सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। देखिए, सीधे सीधे सवाल आता है कि कौन किस स्टेट के ट्राइब्स का इन्होंने अध्ययन किया है। तो छत्तीसगढ़ पर इन्होंने बहुत डिटेल स्टडी किया है। फिर उसके बाद है द कामार्स। कामार्स ट्राइब पर इन्होंने अध्ययन किया है, कामार्स जाति पर इन्होंने अध्ययन किया है। फिर उसके बाद 1955 में इन्होंने किताब लिखी है इंडियन विलेज। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, याद रखिएगा एग्जैक्टली यही नाम विलेज इंडिया मैकमारियट की है, इंडियन विलेज, यही नाम सिर्फ इन्हीं का है। अगर आ जाए इंडियंस विलेज तो वो एम एन श्रीनिवास की है, लेकिन इंडियन विलेज जो है किसकी है? एससी दुबे। अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद है इंडियाज चेंजिंग विलेज। फिर उसके बाद है कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन और ट्रेडिशन पर भी किताब लिखी है, लेकिन इनकी किताब का नाम है कॉन्टेम्पररी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन। फिर उसके बाद इन्होंने पब्लिक सर्विसेज और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर किताब लिखी है। ऑन क्राइसिस एंड कमिटमेंट इन सोशल साइंसेस पर बुक लिखी है। सेकुलराइजेशन पर भी इन्होंने वर्क किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकुलराइजेशन इन मल्टी रिलीजियस सोसाइटी, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट बुक। डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव फॉर 1980s पर इन्होंने वर्क किया है। मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्टरनेटिव पैराडाइम दिया है इन्होंने मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट का। ये उन थिंकरों में से हैं जो कहते हैं कि भारत के लोग जब आधुनिकीकरण होता है, मॉडर्नाइजेशन होता है, तो अपनी ट्रेडिशंस को नहीं भूलते। और इन्होंने 6 प्रकार के ट्रेडिशंस बताए थे। और इस बार जो जेके सेट का एग्जाम हुआ था और बहुत सारे एग्जाम्स हुए थे, उसमें ट्रेडिशंस पूछे थे एससी दुबे के, तो यूजीसी नेट भी पूछेगा, ठीक। इंडियन सोसाइटी इनकी किताब है, 1990 में पब्लिश हुई थी। ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इनकी किताब है, 1990 में ही पब्लिश हुई है। समय और संस्कृति, वेरी इंपॉर्टेंट। समय और संस्कृति इनकी बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी इन ट्राइबल इंडिया। एंटीक्विटी टू मॉडर्निटी, मॉडर्निटी को भी एंटीक्विटी इन ट्राइबल इंडिया, ठीक है। तो ये सारी की सारी किताबें जो हैं वो आपको नाम याद रखनी है। अब नाम कैसे याद रखोगे, इतनी सारी किताबें हैं। अब क्रोनोलॉजी भी पूछने लगा है तो क्रोनोलॉजी पूछ सकता है। तो इससे कुछ रिलेटेड ना एक स्टेटमेंट बना लीजिए, ठीक। तो ऐसा कर लीजिए कि श्यामाचरण दुबे जो हैं वो छत्तीसगढ़ में रहते थे, बस्तर इलाके में वो गए घूमने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यार वहां पे लोग फील्ड पे सॉन्ग गाते हैं। जब उन्होंने पता किया कि भैया यार ये गाना कौन गा रहा है, तो पता लगा कि कामार ट्राइब इंडियन विलेज में रहती है, वो गाना गा रही है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ रहे हैं। 4 किताबें आपको शुरू की याद हो गई, सॉन्ग, कमार, इंडियन विलेज और चेंजिंग, इंडिया चेंजिंग विलेज। तो उन्होंने बोला कि यार इंडिया जो है चेंज होकर के मॉडर्नाइज हो रहा है। मॉडर्नाइज होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? हमें अपनी पब्लिक सर्विसेज और जो क्राइसिस है पब्लिक सर्विसेज में, ठीक, उनको दूर करके सेकुलराइजेशन की तरफ आगे बढ़ना पड़ता है। और जब समाज सेकुलराइज हो जाता है तो क्या होता है? उसका डेवलपमेंट होने लग जाता है। तो नेक्स्ट उनकी किताब डेवलपमेंट है।
अब डेवलपमेंट कैसे होता है? तो मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट दोनों से एक ही सिक्के के पहलू हैं। कौन कहता है? एससी दुबे साहब कहते हैं। ठीक। अब जब डेवलपमेंट हो रहा है तो कहां पे हो रहा है? तो इंडियन सोसाइटी में हो रहा है। लेकिन इंडियन सोसाइटी जो ट्रेडिशन थी, ट्रेडिशनल थी, लेकिन फिर भी वो डेवलप हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने समय और संस्कृति को समझा और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि ट्राइबल में मॉडर्नाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इतनी सारी किताबें इस स्टेटमेंट से आपकी याद हो जाएंगी। इसको बार बार सुन लीजिएगा। 100% मैं आपको बता रहा हूं कि इस कहानी से आपको सारे के सारे विद क्रोनोलॉजी आपको सारी किताब रट जाएगी एससी दुबे की। चलिए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला इन्होंने इंडियन विलेज जो किताब लिखी थी, तो उसी के बारे में हम जान लेते हैं कि भारतीय गांव के बारे में इन्होंने क्या किया। बार बार सवाल पूछता है कि कौन से गांव का अध्ययन किया भाई इसने, तो इन्होंने स्टडी किया है शमीरपेट। अब कहां पे था ये शमीरपेट गांव? तो शमीरपेट गांव जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद से केवल 25 माइल की दूरी पर स्थित था। शमीरपेट गांव का इन्होंने अध्ययन किया है। हैदराबाद और सिकंदराबाद से करीब है, जुड़ा हुआ है ये गांव। ठीक, क्या देखते हैं ये इस गांव में? ही एम टू प्रेजेंट अ क्लियर पिक्चर ऑफ इंडियन विलेज लाइफ। उसके लिए अब ये क्या करना चाहते थे? क्यों इन्होंने शमीरपेट का अध्ययन किया? ये बताना चाहते थे कि भारतीय गांव कैसे होते हैं, भारतीय गांव में लोग कैसे रहते हैं। उसका इन्होंने किस तौर पे अध्ययन किया? स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से इन्होंने अध्ययन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग कलर से कर लेते हैं, बल्कि इसको अलग कलर से नहीं, इसको हम क्या करेंगे? हाईलाइट कर देंगे। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच इस्तेमाल करके इन्होंने शमीरपेट गांव और इंडियन विलेजेस को समझा है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया है। समझ गए? ये बात याद रखना अच्छी तरह से स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उनका उद्देश्य भारतीय ग्रामीण जीवन, वो क्या करना चाहते थे? भारतीय ग्रामीण जीवन को समझना चाहते थे। भारतीय ग्रामीण जीवन को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? शमीरपेट का अध्ययन किया। शमीरपेट कहां पे था? हैदराबाद सिकंदराबाद के पास में। ठीक, इन्होंने देखा कि नो विलेज इन इंडिया इज कंप्लीटली ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट। ये कहते हैं कि जो भारत में गांव होते हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र, पूरी तरह से ऑटोनॉमस नहीं होते हैं। इट इज ऑलवेज वन यूनिट इन अ वाइडर सोशल सिस्टम। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच से इन्होंने अध्ययन किया है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट अप्रोच होता क्या है? वो कहता है कि सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, सोसाइटी के जितने भी पार्ट्स हैं सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सोसाइटी। याद रखिएगा, संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने अध्ययन किया है। ये कहते हैं भारत में कोई भी गांव पूरी तरह से स्वायत्त नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि हमेशा एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था में ये एक इकाई होते हैं, पूरे सोशल सिस्टम की एक यूनिट होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं। जो भारतीय गांव वेल कनेक्टेड होते हैं सारे शहरों से। ठीक, और एक संगठित राजनीतिक समाज का ये हिस्सा होते हैं। याद रखना, भारतीय गांव के बारे में इन्होंने ये कहा है। सोशल स्ट्रक्चर के बारे में ये क्या कहते हैं? इंडियन विलेज के सामाजिक संरचना, भारतीय गांव की सामाजिक संरचना कैसी है? वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक संरचना की जब हम बात करते हैं तो हम क्लासेस की बात करते हैं कि कितने क्लासेस में डिवाइडेड है। एससी दुबे कहते हैं कि जब हम भारतीय गांव की तरफ देखते हैं तो वहां पे कास्ट रिलेशनशिप होता है। कास्ट के अंदर एक ही कास्ट के लोग अपने, जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से संपर्क रखेगा, संबंध। दूसरा ये कहते हैं इंटरकास्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। तीसरा ये कहते हैं इंटर विलेज रिलेशनशिप पाया जाता है। कास्ट, इंटरकास्ट, इंटर विलेज, किसने बोला है? एससी दुबे। इतने तरह के संगठन पाए जाते हैं एक गांव के अंदर। कास्ट, इंटरकास्ट, इंटर विलेज, कास्ट, इंटरकास्ट, इंटर विलेज। जाति, अंतर जातीय और अंतर ग्राम संगठन पाए जाते हैं गांव के अंदर, भारतीय गांव के अंदर। याद रखना। आगे ये कहते हैं द हिंदू एंड द मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूट टू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हु रिटेन देयर ओन सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटीज। ये कहते हैं भारतीय गांव के अंदर हिंदू और मुसलमान
दो अलग अलग समूहों का गठन करते हैं जो अपनी सामाजिक धार्मिक पहचान को बनाए रखते हैं। दो अलग अलग समूहों का गठन करते हैं, कौन? हिंदू मुस्लिम भारतीय गांव के अंदर, और दोनों ही अपनी सामाजिक पहचान बनाए रखते हैं। दोनों एक दूसरे से मेलजोल नहीं कर रहे, सामाजिक पहचान अपनी बना के रख रहे हैं। ठीक। थर्ड ये बताते हैं, दो अलग अलग इकाइयों के संदर्भ में गांव का आंतरिक संगठन, यानी सामाजिक धार्मिक संगठन, और सरकारी और अर्ध सरकारी अधिकारियों का प्रशासनिक संगठन। ठीक। तो गांव के अंदर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द विलेज होता है, जिसके 2 डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ठीक है। एक यूनिट होता है सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, यानी एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। और सेमी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी होते हैं। ठीक। तो गांव में सामाजिक धार्मिक आधार पर संगठन बनाए जाते हैं, सरकारी आधार पर संगठन बनाए जाते हैं, अर्ध सरकारी आधार पर संगठन बनाए जाते हैं। बोलो किसने कहा है? एससी दुबे ने कहा है। याद रहेगा, इन 3 तरह की सामाजिक संरचना हमारे एससी दुबे ने बताया है भारतीय गांव के। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन यहां पे? कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एससी दुबे ने 6 फैक्टर्स बताए हैं, ठीक, फॉर स्टेटस डिफरेंशिएशन। ये कहते हैं गांव के अंदर जो स्टेटस है ना, वो 6 आधार पर दिया जाता है। गांव के अंदर परिस्थिति 6 आधार पर दी जाती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6। किस किस आधार पे? रिलीजन और कास्ट के आधार पे स्टेटस तय होता है, धर्म और जाति के आधार पे स्टेटस तय होता है, लैंड ओनरशिप, आपके पास कितना बड़ा भूमि है, भू स्वामित्व आपके पास कितना है, उसके आधार पे आपका स्टेटस तय होता है, वेल्थ, कितना धन है, कितना संपत्ति है, इस आधार पे आपका स्टेटस तय होता है गांव के अंदर। पोजीशन इन गवर्नमेंट सर्विस, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पोजीशन क्या है आपकी, सरकारी सेवा में आपकी कितनी, क्या सरकारी संगठन में आपकी क्या पोजीशन है, गांव के संगठन में आपकी क्या पोजीशन है, इस आधार पर भी स्थिति आपकी परिस्थिति जो है तय होती। सरकारी सेवा और ग्राम संगठन में क्या पद है, आयु के आधार पे, एज के आधार पे भी, ठीक, और पर्सनैलिटी ट्रेड पैटर्न के आधार पे भी, व्यक्तित्व पैटर्न के आधार पे भी परिस्थिति तय होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं पे कंफ्यूज करता है आपको एनटीए यूजीसी नेट, मगर हम आपको कंफ्यूज होने नहीं देंगे। पर्सनैलिटी के आधार पे भी परिस्थिति स्टेटस तय होता है, व्यक्तित्व के आधार पे भी स्टेटस तय होता है, एससी दुबे कहते हैं। इस 6 आधार पे गांव के अंदर आपका स्टेटस तय होता है, एससी दुबे कहते हैं। ठीक है, रिलीजन, लैंड ओनरशिप, वेल्थ, पोजीशन, एज, पर्सनैलिटी, ये शब्द याद रख लीजिएगा। धर्म, भूमि, धन, सरकारी सेवा मतलब सेवा, पद मतलब पद याद रखो, पोस्ट, पद, ठीक है, पद, आयु और व्यक्तित्व। इस आधार पे ये 6 तरीके हैं जिस आधार पे गांव के अंदर आपको परिस्थिति मिलती है, आपको स्टेटस मिलता है। रिगार्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे भी इसने गांव के लोगों को 4 वर्ग में बांटा है। चार वर्ग होते हैं, एससी दुबे कहते हैं 4 वर्ग, 4 लेवल ऑफ पर्सन होते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जीवन स्तर के आधार पे ये कहते हैं 4 स्तर पाए जाते हैं गांव के अंदर। सबसे पहला स्तर होता है अमीरों का, रिच लोगों का, रिच, अमीर। गांव में भी अमीर लोग तो पाए ही जाते हैं भाई साहब, जिनके पास बहुत सारी जमीनें होती हैं। सेकंड होता है वेल टू डू लोगों का, मतलब जो अमीर नहीं है लेकिन उनको कोई कमी नहीं है, जिनके पापा मम्मी हमेशा कहते रहते हैं अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पढ़ाई, कोई कमी नहीं है तुमको, हैं काय के लिए परेशान करते हो मम्मी पापा को, वो लोग वेल टू डू। फिर उसके बाद एवरेज लोग, ठीक, एवरेज,
औसत मतलब जो लोग ये कहते हैं कि बस भैया चल रहा है, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऊपर वाली की कृपा है, चल रहा है, औसत। ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं पुअर लोग बेचारे, जो कहते हैं भैया मिल जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो फिर भैया पूजा करते हैं भगवान की कि कल मिल जाए। ठीक है। गरीब, श्रमिक, समझ गए। इस तरह से इन्होंने डिवीजन बताए थे। किस आधार पे? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के आधार पे। ये कहते हैं 3 मेजर टाइप ऑफ रिलीजियस सर्विसेज और फेस्टिवल्स पाए जाते हैं एक गांव के अंदर। समझ गए। गांव में 3 प्रमुख प्रकार के धार्मिक सेवाएं पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है फैमिली सेरेमनीज, परिवार के आधार पे पारिवारिक समारोह। दूसरा, पूरा का पूरा गांव मिल करके, जैसे होपी रेन, याद है, रॉबर्ट के मर्टन का बता रहा हूं। ठीक। विलेज फैमिलियल कम्युनल फेस्टिवल, गांव का गांव जो होता है, जैसे गोंड में, गोंड जो आदिवासी होते हैं वो लोग पहले सुअरों की शादी करवाते हैं और फिर उसके बाद उसको काट देते हैं, बलि दे देते हैं। ठीक है ना, ये सारे एग्जांपल्स। तो वो विलेज होते हैं। फिर उसके बाद हिंदू और मुस्लिम इंटरेक्शन विद ईच अदर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, ये भी देखने के लिए मिलता है गांव में। त्योहारों के दौरान हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंतःक्रिया, एक साथ मिलकर के फेस्टिवल मनाते हैं। तो इतना कलरफुल है हमारा विलेज, इसलिए मैंने इतना कलरफुल पेन यूज किया है इसके लिए। बताइए। ठीक। तो विलेज में इसको बार बार याद कर लीजिएगा यार, याद हो जाएगा, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है, फैक्चुअल चीजें हैं, याद रख लीजिएगा। ठीक। कितने तरह के रिलीजियस सर्विसेज पाए जाते हैं? 3 तरह के रिलीजियस सर्विसेज पाए जाते हैं, 3 तरह के फेस्टिवल्स पाए जाते हैं। एक तो परिवार खुद अपने ही परिवार के अंदर मनाता है, दूसरा पूरा विलेज मिलकर के मनाता है, तीसरा हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर के मनाते हैं। और क्या चाहिए? 6 फैक्टर इन्होंने बताया स्टेटस डिफरेंशिएशन की, ये मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब आते हैं ट्रेडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक। ट्रेडिशंस, अब मैं आपको बता रहा हूं, इसमें मैं ही कंफ्यूज हो गया था पहले, तो मैंने ही पढ़ा रखा था और फिर मैं ही बोल रहा था कि यार इसको मैं पढ़ा दूंगा। स्टूडेंट्स ने बोला कि नहीं नहीं सर, आपने पेड क्लास में तो करा रखा है। फिर एक स्टूडेंट ने मुझे स्क्रीनशॉट लेकर के भेजा, जब जेके सेट में आया था, तो मैंने बोला यार 6 फोल्ड ऑफ ट्रेडिशन जो है वो मैं बता दूंगा। उन्होंने बोला नहीं नहीं सर, आपने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक। तो एससी दुबे ने 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिए हैं ट्रेडिशन इन इंडिया के। समझ गए, याद कर लीजिए इसको। तो क्या क्या है? सबसे पहला है क्लासिकल ट्रेडिशन, दूसरा है इमरजेंट नेशनल ट्रेडिशन, तीसरा है रीजनल ट्रेडिशन, चौथा है लोकल ट्रेडिशन, पांचवा है वेस्टर्न ट्रेडिशन, और छठवा है लोकल कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ सोशल ग्रुप्स, लोकल सब कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ सोशल ग्रुप्स। ठीक। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, और याद रखने का मतलब है कि आपको याद रख लेना है। ठीक। क्लासिकल ट्रेडिशन कौन से होते हैं? जो हमारे रीति रिवाज होते हैं, जो हमारे कस्टम पे बेस्ड होते हैं, जो हमारे प्रथाओं पे बेस्ड होते हैं। इमरजेंट नेशनल ट्रेडिशन क्या होते हैं? जैसे नए नए नेशनल ट्रेडिशंस लागू हो जाते हैं, जैसे कि अभी सफाई अभियान चालू कर दिया एक ट्रेडिशन के रूप में मोदी जी ने। ठीक है। हमेशा जैसे योगा दिवस के रूप में योगा करना शुरू कर दिया, तो वो भी इमरजेंट नेशनल ट्रेडिशंस हैं। फिर उसके बाद रीजनल ट्रेडिशन, हर एक लोकल जगह के स्थान के आधार पर रीजनल ट्रेडिशन पाए जाते हैं। ठीक। अलग अलग रीजन के। फिर उसके बाद अपने गांव का अलग ट्रेडिशन होता है, मोहल्ले का अलग ट्रेडिशन होता है, वो लोकल बिल्कुल एकदम कहलाता है। वेस्टर्न ट्रेडिशन, हम लोग हजारों साल से, मतलब 200 साल तक ब्रिटिशर्स के अधीन रहे, तो हमारे अंदर बहुत सारी चीजें पश्चिमी सभ्यता की आ गई, वो वेस्टर्न ट्रेडिशन पाए जाते हैं। और लोकल के अपने सब कल्चरल, जो गांव के अंदर भी विभिन्न विभिन्न समूह रहते हैं, तो उनके अपने सब कल्चरल ट्रेडिशंस पाए जाते हैं। तो ये कहते हैं गांव के अंदर, एक ही गांव के अंदर, रूरल एरिया के अंदर 6 तरह के ट्रेडिशन पाए जाते हैं, 6 तरह की परंपराएं पाई जाती हैं। क्लियर है? तो शास्त्रीय परंपराएं पाई जाती हैं, जो प्रथाएं रीति रिवाज होते हैं वो शास्त्रीय परंपरा कहलाती हैं, जो हजारों साल से, करोड़ों साल से हमारे यहाँ चली आ रही। उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं, मोदी जी ने जैसे चालू कर दिया योगा दिवस। ठीक। तो ये उभरती हुई राष्ट्रीय परंपराएं बन गई। क्षेत्रीय परंपराएं, जैसे रीजन के हिसाब से, महाकौशल क्षेत्र में ऐसा होता है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में ऐसा होता है, दंडकारण्य में ऐसा होता है। क्षेत्र के आधार पर परंपराएं होती हैं। फिर स्थान के आधार पर परंपराएं होती हैं, जैसे हमारा गांव, समझ गए, गांव के आधार पे स्थानीय परंपराएं। फिर उसके बाद पश्चिमी परंपराएं भी हमारे यहां पाई जाती हैं गांव के अंदर, एससी दुबे कहते हैं।
फिर उसके बाद सामाजिक समूह और स्थानीय उपसंस्कृति में भी परंपराएं पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे मैंने लगभग एससी दुबे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को बता दिए। ठीक, अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक अगर भैया सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहीं पर मिलने वाले हैं और कहीं मिलने वाले नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।